नमस्कार दोस्तों, बीके भाई स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग मुगल काल का ये हुमायूं का शासन पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं, मुगल काल जो है 1526 से लेकर के 1707 तक का जो पीरियड है पूरा का पूरा मुगल काल है। तो इसमें हम लोग बाबर का इतिहास पढ़ चुके थे, जो कि बाबर का शासनकाल था 1526 से लेकर के 1530 तक। आज हम लोग बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हुमायूं का शासनकाल। हुमायूं का शासनकाल जो है 1530 से लेकर के 1556 तक का जो शासनकाल है, यह जो है हुमायूं का शासनकाल है। जन्म, हुमायूं का जो जन्म जो है 6 मार्च 1508 ईस्वी को 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में इनका जन्म होता है। इनके पिता जो थे बाबर थे और माता जो थे माहम बेगम थे। पूरा नाम, हुमायूं का जो पूरा नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम था। राज्याभिषेक, तो इनका जो राज्याभिषेक जो है 29 दिसंबर 1530 को 23 वर्ष की अवस्था में इनका राज्याभिषेक हो जाता है। और राज्याभिषेक होने से पहले ये जो थे एक सूबेदार के पद पर और कहाँ पे, बद्सखां में थे। बद्सखां में जो थे ये सूबेदार के पद पर आसीन थे। अब इनका हम लोग भाई बहन का बात करते हैं। तो हुमायूं के 3 भाई थे और एक बहन थी। कहा जाता है कि बाबर जो है अपने जीवन में लगभग 9 गो शादी किया था। तो उसमें से 2 गो पत्नी का यहाँ पे उल्लेख है। एक है गुलरुख बेगम और दूसरा है दिलदार बेगम। अब गुलरुख बेगम के जो थे पुत्र, एक कामरान और दूसरा अस्करी, और दिलदार बानो बेगम के पुत्र हिंदाल और एक पुत्री थी गुलबदन बेगम। यही गुलबदन बेगम जो है आगे चलकर हुमायूं नामा की रचना करती है। अब हम लोग देखते हैं कि हुमायूं का प्रारंभिक चुनौती, प्रारंभ में ये किन चुनौतियों का सामना करता है। तो प्रारंभिक चुनौती में इनके पिता जो थे मरने से पहले बोल दिए थे कि मेरे मरने के बाद साम्राज्य का विभाजन भाइयों में कर देना। तो इसी के वजह से ये क्या करते हैं, इनके मरने के बाद जो है अपने साम्राज्य का विभाजन कर देते हैं। तो देखिए, कामरान को जो है इस प्रकार से साम्राज्य का विभाजन करते हैं। कामरान को जो है काबुल और कंधार क्षेत्र जो है कामरान को ये दे देते हैं। अस्करी को जो है संभल का क्षेत्र मिलता है। हिंदाल को मेवात अलवर का क्षेत्र मिलता है। सुलेमान मिर्जा, अब देखिए सुलेमान मिर्जा थे इनके चचेरा भाई थे। और हुमायूं जहां का सूबेदार था यानी कि बद्सखां का, तो बद्सखां प्रदेश जो है अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को दे देते हैं। अब यहाँ तक तो ठीक है कि चलिए यहाँ तक तो विभाजन हो गया। अब हुमायूं का जो है युद्ध शुरू होता है। तो सबसे पहले जो है कालिंजर पर आक्रमण करता है। और कालिंजर जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है।
1531 में जब कालिंजर पर आक्रमण करता है तो उस समय वहां का शासक प्रताप रुद्रदेव रहते हैं। अब प्रताप रुद्रदेव रहते हैं तो प्रताप रुद्रदेव से युद्ध की स्थिति होने को था, लेकिन युद्ध हुआ नहीं। यहाँ पे क्या हो जाता है, इन दोनों के बीच समझौता हो जाता है, यानी कि संधि कर लेते हैं। और ये हुमायूं जो है यहाँ पर धन की क्षतिपूर्ति वापस लेकर के ये चला जाता है। अब देखिए, तो पहला तो हो गया आपका कालिंजर पर आक्रमण की 1531 में। उसके जस्ट एक साल बाद, तुरंत एक साल बाद जो है दोहरिया का युद्ध होता है। दोहरिया का युद्ध, दोहरिया भी आपका उत्तर प्रदेश में ही है। तो दोहरिया का युद्ध 1532 में होता है। अब दोहरिया का युद्ध होता है, इसमें एक तरफ है आपका हुमायूं और दूसरी तरफ है मोहम्मद लोदी, जो कि मोहम्मद लोदी जो था अफगान शासक था, अफगान शासक। अब इन दोनों के बीच युद्ध होता है। ये कहा, देखिए ये मोहम्मद लोदी के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं कि इब्राहिम लोदी का भाई था मोहम्मद लोदी, जो कि बाबर से युद्ध करते समय वहां पे ये युद्ध के डर से, युद्ध करने के डर से ये जो है भाग गया था। तो वही जो है मोहम्मद लोदी से ये सामना होता है किसका, हुमायूं का। अब एक तरफ हुमायूं, दूसरी तरफ मोहम्मद लोदी, ये अफगान शासक। अब इन दोनों के बीच युद्ध होता है, इन दोनों के बीच युद्ध होता है, जबकि ये जो है मोहम्मद लोदी है, इसका जो है सहायता कर रहा था, हेल्प कर रहा था शेर खान। फिर भी जो है मोहम्मद लोदी इस युद्ध में जीत नहीं पाता है। अब नहीं जीत पाता है तो क्या होता है यहाँ पर, तो इन दोनों युद्धों में हुमायूं जो है यहाँ पर ये जीत हासिल कर लेता है, जीत हासिल हो जाता है, यानी कि मोहम्मद लोदी पूरी तरह से अब यहाँ पे हार गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं फिर जो है हुमायूं का जो है अब ये संधि होता है इससे। तो अब यहाँ पे देखिए हुमायूं का जो संधि है, यहाँ पे चुनारगढ़ का किला, अब देखिए चुनारगढ़ का किला के लिए संधि होता है, किससे, तो शेर खां से। शेर खां से संधि होता है क्योंकि शेर खां से ये लड़ाई करने गया था कौन, हुमायूं, और किला को बहुत देर तक चारों तरफ से घिरे रहा, लेकिन कोई युद्ध नहीं किया। और युद्ध नहीं करने के कारण क्या होता है कि शेर खां और हुमायूं के बीच आपस में संधि हो जाता है, समझौता कर लेता है। अब जैसे ही संधि होता है तो शेर खां जो है उसका एक पुत्र होता है जिसका नाम है कुतुब खां। तो शेर खां अपने पुत्र को क्या बोलता है कि अब तुम हुमायूं के सेवा में चले जाओ। अब यहाँ पे देखिए हुमायूं के सेवा में भेज देता है कौन, शेर खां अपने पुत्र कुतुब खां को यहाँ पे। अब देखिए इसका पुत्र जो है सेवा में, कुतुब खां अब हुमायूं की सेवा में चला जाता है। इसके बाद जो है हुमायूं का जो है, अब जो है हुमायूं संघर्ष करता है बहादुर शाह से, बहादुर शाह से संघर्ष करता है। बहादुर शाह से संघर्ष जो है 1535-36 में ये करता है हुमायूं। अब देखिए हुमायूं जो है बहादुर शाह से संघर्ष करने के लिए, हुमायूं जो है बहादुर शाह से संघर्ष करने के लिए जाता है बहादुर शाह के पास। जो बहादुर शाह जो था वह गुजरात का एक शासक था। अब जैसे ही वह पहुंचता है तो पता चलता है कि बहादुर शाह वहां पर नहीं है। अब नहीं है यहाँ पे, तो पता चला कि ये कहाँ गया है। तो इसको जानकारी मिलता है कि जो बहादुर शाह जो है, यह जो है एक महारानी है चित्तौड़गढ़ की, चित्तौड़गढ़ की महारानी कर्णवती, चित्तौड़गढ़ की महारानी कर्णवती से युद्ध लड़ने के गया है। युद्ध लड़ने के लिए कौन, तो बहादुर शाह। अब देखिए बहादुर शाह जो है अब यहाँ पर है चित्तौड़गढ़ में, और लड़ने आया हुमायूं ये गुजरात में बहादुर शाह से। तो इन दोनों का युद्ध तो
पॉसिबल अभी नहीं है। अब क्या होता है कि रानी कर्णवती यानी कि महारानी कर्णवती जो है, इससे पहले हुमायूं के पास उसके दरबार में जो है विक्रमजीत की संरक्षिका रह चुकी थी और हुमायूं को अपना भाई मानती थी और एक राखी के त्योहार पर एक बार राखी भी बांधी थी। तो ये जो इन दोनों के बीच युद्ध की स्थिति बन रहा है, अब यहाँ पे महारानी कर्णवती जो है हुमायूं के पास एक पत्र लिखती है। हुमायूं के पास पत्र लिखती है कि भैया आप हमारे भाई के समान हैं ना, ये भाई के समान है और आप मेरी एक युद्ध में सहायता करें। हम युद्ध जो है बहादुर शाह से लड़ रहे हैं, उस युद्ध में आप मेरा साथ देंगे। ये तो पत्र लिखती है कौन? महारानी कर्णवती। अब इधर से जो यहाँ का जो बहादुर शाह जो है गुजरात का शासक, ये भी एक पत्र लिखता है। किसको? तो हुमायूं को ही लिखता है। अब ये बोलता है कि आप मेरा युद्ध में सहायता करेंगे, हम जो हैं एक गैर मुस्लिम से युद्ध के लिए, जिहाद के लिए मतलब युद्ध कर रहे हैं, तो उस युद्ध में आप मेरी सहायता करेंगे, जिहाद छेड़ा, ये बोलता है बहादुर शाह। अब दोनों का पत्र इसके पास आता है, एक तो महारानी कर्णवती और दूसरा बहादुर शाह। अब ये जो है क्या करे, ये बहुत मुसीबत में पड़ गया कि हम सहायता करें तो करें किसको, महारानी कर्णवती की सहायता करे या फिर बहादुर शाह की सहायता करे। तो इस मुसीबत में आकर के वह जो है महारानी कर्णवती की सहायता नहीं करता है, वह जो है सहायता करता है बहादुर शाह को। हुमायूं नो हेल्प कर्णवती, मतलब इसका जो महारानी कर्णवती है इसको सहायता नहीं करता है। अब सहायता नहीं करने के कारण महारानी कर्णवती जो है इस युद्ध में हार जाती है और बहादुर शाह जो है इस युद्ध में जीत जाता है। बहादुर शाह जीत गया क्योंकि इसके तरफ से हुमायूं युद्ध लड़ा। अब जो है बहादुर शाह तो जीत गया, लेकिन हुमायूं किससे लड़ने गया था? तो वह गया था बहादुर शाह से ही लड़ने गया था। उसको तो एक जगह से जिता दिया, लेकिन उससे वह लड़कर ही वापस आएगा। तो बहादुर शाह जो है और हुमायूं के बीच अब यहाँ पे युद्ध हो रहा है। हुमायूं बोलता है कि हम तुमसे युद्ध करने के लिए आए थे, हम तुमसे युद्ध करेंगे। अब यहाँ पे इन दोनों का ये युद्ध होता है और इस युद्ध में भी वह जो है जीत जाता है, मतलब कि बहादुर शाह को भी यहाँ पे पराजित कर दिया और ये जीत गया। और जीतने के बाद यहाँ पर हुमायूं जो है जीतने के बाद चंपा और मांडू से ढेर सारा धन प्राप्त करता है। इसके बाद हुमायूं चुनारगढ़ पर विजय प्राप्त करता है 1538 में। अब देखिए चुनारगढ़ का जो किला था ये था शेर खां का। चुनारगढ़ का किला था शेर खां का। इसमें 1538 में विजय प्राप्त करता है। विजय प्राप्त करने से पहले जो है शेर खां अपने पुत्र कुतुब खां को वापस बुला लेता है। अब यहाँ पे ये विजय तो प्राप्त कर लिया और अब ये जो है हुमायूं यहाँ से चुनारगढ़ से बढ़कर बंगाल बिहार पर ये आक्रमण करने चला जाता था। अब ये जो किला जो है वास्तव में कहा जाए ना कि हुमायूं जो है इस किले पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया था। ये जो है एक रूमी खां व्यक्ति था, रूमी खां। अब रूमी खां के कूटनीति के कारण ही किले पर कब्जा किया, नहीं तो ये कब्जा करना इसके लिए क्या था, पॉसिबल नहीं था। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद 1539 में, यहाँ तक 1538 तक खत्म हो गया आपका। अब 1539 में जो है 1539 में एक युद्ध होता है, चौसा का युद्ध होता है। चौसा का युद्ध 1539 में चौसा का
युद्ध होता है। अब देखिए 1539 में चौसा का युद्ध जो है बाबर बोल रहे हैं, हुमायूं और शेर खां के बीच होता है। हुमायूं और शेर खां के बीच, तो हुमायूं और शेर खां के बीच ये चौसा का युद्ध जो है कर्मनासा और गंगा नदी के किनारे होता है। और इस युद्ध में क्या होता है कि जब ये बंगाल बिहार पर ये आक्रमण करने के लिए चला जाता है, तो उस समय वहां से वापस आने के क्रम में, अब देखिए बंगाल बिहार पर ये जैसे ही पहुंचा तो इसको खबर मिला क्या कि इसका जो भाई था एक हिंदाल जो था, वह क्या किया था, हिंदाल वो आगरा का जो है अपने आप को स्वयं को वहां का शासक घोषित कर दिया था। बोला था कि हम यहाँ का शासक हैं। और हुमायूं के कुछ विश्वासी लोगों को हत्या कर दिया था। इसी क्रम में हत्या करने के कारण जब हत्या हो गया उसका, तो क्या होता है, ये खबर जो है पता चलता है किसको, ये खबर जानकारी मिलता है हुमायूं को कि उसका जो भाई है हिंदाल आगरा का स्वयं का शासक घोषित कर दिया है और मेरे कुछ विश्वासी लोगों को हत्या कर दिया है। अब हत्या कर देता है। अब यहाँ पे देखिए हुमायूं जो है वापस आने लगता है। ये पता चलता जैसे ही है यह वापस आने लगता है। और वापस आने के क्रम में अब उधर से शेर खां, क्योंकि इसका चुनारगढ़ का किला पर विजय प्राप्त कर लिया था कौन, हुमायूं। अब शेर खां जो है ये जैसे ही वापस आ रहा है तो शेर खां इसका इंतजार कर रहा था कि आओ तुमको थूरते हैं। तो ये जो है शेर खां इंतजार कर रहा था। और ये इंतजार करते करते जब यहाँ पे पहुंचा ये कर्मनासा और गंगा नदी के किनारे, अब यहाँ पे जैसे ही पहुंचता है तो ये तो युद्ध के लिए तैयार था। अब यहाँ पे इन दोनों का सेना आमने सामने, एक तरफ से इसका और एक तरफ से इसका, दोनों का सेना जो है कर्मनासा और गंगा नदी के किनारे युद्ध के लिए तैयार है। अब कई महीनों तक युद्ध नहीं होता है। अब कई महीनों तक युद्ध नहीं होने का कारण क्या था कि शेर खां चाहता था कि हम इस पे आक्रमण करें जब नदी में पूरी तरह से बाढ़ आ जाए, पूरा भर जाए, तब आक्रमण करें। तो ऐसा ही होता है जून सितंबर में क्या होता है, नदी में पानी भर आता है। अब नदी में पानी भर आता है जून सितंबर में, नदी में जैसे ही पानी भर आया, अब यह जो है शेर खां जो है इस पर हुमायूं पर आक्रमण करता है। और हुमायूं पर आक्रमण करता है तो इस युद्ध का एक नाम दिया जाता है। इस युद्ध का जो नाम है चौसा का युद्ध। 1539 में होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, आक्रमण किया, वो भी आक्रमण रात को किया, दिन को नहीं, रात को करता है। अब यहाँ पे हुमायूं जो है भागने के क्रम में जो है घोड़ा सहित नदी में कूद जाता है। घोड़ा सहित, क्योंकि ये जान बचाकर भागने लगा। अब घोड़ा सहित जो है ये नदी में कूद जाता है। घोड़ा सहित नदी में जैसे ही कूदता है तो एक व्यक्ति वहां पे नदी में नाव चला रहा था, एक नाविक था। तो नाविक था यानी कि उसका नाम था निजाम नाम था। तो निजाम नाम करके व्यक्ति जो है हुमायूं की जान बचा लेता है। और ये जो है सुरक्षित फिर ये वापस जाने लगता है। उसी क्रम में क्या होता है,
फिर पहुंचा भी नहीं। 1540 में 1540 ईस्वी में एक युद्ध होता है बिलग्राम का। बिलग्राम, क्योंकि देखिए ये जो हुमायूं है ये भाग रहा है, ठीक है, और इसके पीछे पीछे जो है शेर खां आ रहा है। अब 1540 में फिर शेर खां युद्ध करता है। शेर खां, अब शेर खां और किसके बीच, तो हुमायूं के बीच 1540 में जो है बिलग्राम का युद्ध होता है। इस युद्ध में, बिलग्राम के युद्ध में शेर खां विजय प्राप्त करता है। यहाँ पर जो है विजय प्राप्त करता है शेर खां। अब शेर खां जब इस युद्ध में विजय प्राप्त करता है तो अब जो है शेर खां नहीं रहा। अब शेर खां जो है शेर शाह बन जाता है। शेर शाह बन जाता है। शेर खां जो है शेर शाह बन जाता है। अब देखिए यहां तक तो बात क्लियर हो गई। इसके बाद अब हुमायूं का जो है निष्कासित जीवन शुरू होता है। हुमायूं का जो है निष्कासित जीवन शुरू होता है। निष्कासित जीवन तो 1540 से लेकर के 1555 तक, 1540 से लेकर के 1555 तक का जो शासन काल है इसका, वो निष्कासित जीवन का है। अब ध्यान दीजिएगा, निष्कासित जीवन जब ये व्यतीत करने लगता है तो क्या करता है, हिंदाल जो था इसका भाई था, हिंदाल के गुरु हिंदाल के गुरु थे मीर अली अकबर। हिंदाल के गुरु थे मीर अली अकबर, और मीर अली अकबर की पुत्री से विवाह करता है 1541 में। 1541 में ये जो है मीर अली अकबर की पुत्री से विवाह करता है, और मीर अली अकबर की पुत्री थी हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम, यानी कि हमीदा बानो बेगम जो है हुमायूं की पत्नी बन जाती है। अब जैसे ही यह विवाह करता है तो अपने साम्राज्य की ओर जाता है, सोचता है कि अब तो मेरा निष्कासित जीवन है, मेरा तो कोई है ही नहीं है, अब हम जाते हैं अपना साम्राज्य को प्राप्त करते हैं। इसलिए अपना साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए अपने भाइयों के पास जाता है। तो उसके भाई ने किसी ने कोई हेल्प नहीं करता है। तो उसी समय इसको जो है हुमायूं का एक ईरान से ऑफर आता है। ईरान से ऑफर आता है कि अगर हुमायूं को, कि अगर आप शिया धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, शिया धर्म को स्वीकार कर लेते हैं तो है कि आपका जो साम्राज्य है हम वापस दिला देंगे। तो अभी जो है स्थिति जो है हुमायूं का बहुत बुरा है, मरता क्या नहीं करता, इसीलिए ये जो है हुमायूं शिया धर्म को स्वीकार कर लेता है। और शिया धर्म को स्वीकार करता है तो शिया धर्म को जैसे ही स्वीकार किया तो कंधार और काबुल क्षेत्र पर ईरान के जो शासक थे, कंधार और काबुल क्षेत्र पर इसको जो है कब्जा दिलवा देते हैं। और कंधार और काबुल जो कि देखिए, कंधार और काबुल जो है आपका कामरान को जो है कंधार और काबुल का क्षेत्र दे दिया गया था। अब कंधार और काबुल पर ये कब्जा पा लेते हैं, लेकिन इसके भाइयों ने भी इससे क्या करता है कि संघर्ष करता है। मतलब कि ये अपने अधिकार के लिए तो चाह रहे थे कि हमको भी कुछ हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन इसके भाइयों ने भी इससे ये संघर्ष करता है, लड़ाई करता है। तो हुमायूं जो है अंतिम में
परेशान होकर क्या करता है, कामरान से छोटे भाई को आंखें निकलवा देता है, आंखें निकलवा करके और मक्का मदीना भेज देता है। अस्करी को भी पहले जेल में कैद करवाता है, फिर उसको भी मक्का मदीना भेज देता है। अब उधर क्या होता है, हिंदाल हिंदाल भी एक युद्ध में मारा जाता है। हिंदाल भी है युद्ध में, यह मारा जाता है, युद्ध में मारा गया, मारा गया। ये भी अब क्या होता है कि हुमायूं जो है अब पूरी तरह से अपने आप में धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। अब 1555 में दोस्तों 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। अब मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है, इसमें अफगान शासक से इसका जो है सामना होता है, हुमायूं का जो सामना होता है अफगान शासक से। और यहाँ पर भी वह जो है जीत लेता है, और जीतता है तो पंजाब की अधिकांश भाग को ये जीत लेता है। अब ये जो खबर है, सूर्यवंश के एक शासक थे, तो सूर्यवंश के शासक सिकंदर सूर को ये खबर पता चलता है कि हुमायूं जो इतना शक्तिशाली शासक है, जो कि पंजाब के भाग को जीत लिया और अफगान शासक को ये हरा दिया। अब ये बात जो पता चलता है किसको, सूर्यवंश के शासक सिकंदर सूर। अब ये जो है 22 जून 1555 को जो है ये सूर्यवंश के शासक सिकंदर सूर और हुमायूं के बीच युद्ध होता है। अब इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं जो है जीत जाता है। इस युद्ध में भी हुमायूं जीतता है, हुमायूं की विजय। अब इस युद्ध के जीतने के बाद अब इसको लग रहा है कि अब कुछ हम ये अपना जीवन अच्छे ढंग से व्यतीत करेंगे। अब बहुत युद्ध किया अपने जीवन में, लेकिन ये इसका दुर्भाग्य था कि एक साल भी नहीं हुआ कि 1556 में क्या होता है, इनका जो है हुमायूं का मृत्यु हो जाता है। 1556 में हुमायूं का मृत्यु हो जाता है। और इसका मृत्यु इस प्रकार से होता है कि हुमायूं स्वयं, यह जो है स्वयं दीनपना नामक पुस्तकालय बनवाया। अब वही पुस्तकालय से उतरते समय सीढ़ियों से वह फिसलकर गिरता है और उसकी जो है मृत्यु हो जाती है हुमायूं की। अब देखिए हुमायूं का तो मृत्यु हो गया यहाँ पर। अब थोड़ा सा समझिएगा, एक चीज याद रखिएगा, हुमायूं जो है ज्योतिष में विश्वास रखता था। ज्योतिष का बात हमेशा वह मानता था। तो ज्योतिष में विश्वास रखने के कारण जो है ये सप्ताह के 7 दिन
7 रंग के कपड़े पहनता था, क्योंकि उसको ज्योतिष में विश्वास था, इसीलिए सातों दिन 7 रंग के अलग अलग कपड़े पहनता था। इसी बात पर एक इतिहासकार हैं लिनपुल। लिनपुल इतिहासकार जो हैं ये लिखते क्या हैं कि हुमायूं जीवन भर लुढ़कते पढ़कते रहा और अंतिम में वह लुढ़क कर मर गया। इस प्रकार से हुमायूं का अंत हो जाता है। मतलब इसकी दुर्भाग्य की बात थी कि यह जो जब अपना ये सारा युद्ध करके थोड़ा सा शांति महसूस करने का समय आया तो उसी समय उसका मृत्यु हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग हुमायूं का शासनकाल पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग हुमायूं के बाद नेक्स्ट जो भी शासक आएंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अकबर के बारे में पढ़ेंगे, इसका पुत्र उत्तराधिकारी वही होगा इसके बाद। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लें, आपको हमारे चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। आप पीछे वीडियो को बैक करके और एक तरफ से नोट डाउन करते जाइएगा। एक एक बात जो बोला गया है यहाँ पे सारा का सारा ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक ही वीडियो में हम हुमायूं को ये ख़त्म करना चाहते थे, इसीलिए आज हम ये थ्योरी इसी वीडियो में पढ़ाए हैं कुछ मिटा करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।